नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जिस समस्या का समाधान नहीं, उसे बनाए रखने का क्या मतलब है? शायद सरकार इसी फॉर्मूले पर चल रही है, तभी तो बेरोजगारों के नाम ही बदल दिए गए। एमपी के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों को आकांक्षी नाम दे दिया गया है। जाहिर है इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या बेरोजगारी वाकई बहुत गंभीर हो चली है? और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अब आकांक्षी अगर कहलाएंगे तो क्या बेरोजगारों का कुछ दर्द कम होगा? क्या प्रदेश में लंबे समय तक बेरोजगारी घटाने के लिए काम कितना हुआ है, यह भी एक सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि खबर क्या है। दरअसल जो पोर्टल है उसमें अब बेरोजगारों को आकांक्षी संबोधित किया गया है, यानी कि अब जो बेरोजगार हैं उन्हें आकांक्षी कहा जाएगा। नाम बदल देने से क्या बदल जाएगा और किस हद तक बदल जाएगा, इन्हीं सवालों के आसपास हम आज रहने वाले हैं और इनके जवाब हम जानने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी से अजय धवले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं और मेरे सहयोगी आकाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मैं अजय जी आपसे पूछना चाहता हूं। अजय जी, बेरोजगार या आकांक्षी, दोनों में कॉमन यह है कि नौकरी उनके पास नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप उन्हें बेरोजगार कहें या आकांक्षी? देखिए आसिफ जी, मूल रूप से विषय ये हो जाता है कि एक कमिटमेंट का। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जो मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार हैं उनके साथ में इसलिए भी खड़ी होना चाहती है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें जगाना और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के प्रति रहे कि निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसा करना है कि उन बेरोजगार युवाओं को चाहे नौकरी के साथ में जोड़ना है, उन्हें स्टार्टअप के साथ में जोड़ना है, उन्हें स्वरोजगार के साथ में जोड़ना है, या केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जो अपने अपने व्यापार उद्योग जो लगाना चाहते हैं उसके साथ में उन लोगों को टाइप कराना है। मूल रूप से प्रश्न ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का, उन लोगों के प्रति रोजगार सृजन करने का? तो हाल ही में हुई मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई है, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये भी एक बहुत बड़ा इंटेंशन था कि मध्य प्रदेश में इन जो शिक्षित जो युवा हैं उन शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना। अब आप देखेंगे कि 2023-24 में पीरियोडिक लेबर फोर्स का एक सर्वे आता है जिसमें औसतन भारत में 10.2 एक औसतन बेरोजगारी की दर को दिखाया है। मध्य प्रदेश उन पीरियोडिक लेबर फोर्स की सर्वे में, जो हम चाहे कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें या हम जो इंडिया अलायंस के पार्टनर जिन शासित राज्यों की बात करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है रोजगारों से मध्य प्रदेश के युवाओं की जोड़ने की बात करें या अन्य राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज मूल प्रश्न ये है कि मैंने कहा कमिटमेंट का, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की आप विभिन्न योजनाओं को देख ले। नवाचारों के माध्यम से हमने ये हर सब प्रयास किए हैं, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्टार्टअप पॉलिसी और इंक्यूबेशन सेंटर की बात हम करें, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना हो, औद्योगिक निवेश के लिए रोजगार संवर्धन की नीतियां हो, एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रमों से फिर युवाओं को रोजगारों से जोड़ना हो, रोजगार मेले लगाने की बात हो, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से एक अवेलेबिलिटी का इंडेक्स युवाओं के सामने रखना हो। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या सरकार के जो भरसक प्रयास है कि पर्यटन और कृषि क्षेत्र में जो अलाइड एक्टिविटीज है उसमें रोजगार कैसे उत्पन्न कर सके, और मूल रूप से यदि इसका निष्कर्ष लिखा जाए तो सरकार का कहीं ना कहीं जो बोनाफाइड इंटेंशन है वो आसिफ जी स्पष्ट हो जाता है। नहीं, इसलिए जो जिस नाम इंटेंशन का आप चेंज किया जिक्र गया कर कि रहे हैं सर, मैं आकांक्षी। दरअसल उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अब जरा विवेक जी से पूछ लूं। विवेक जी, क्या नाम बदल देने से बेरोजगारों के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी? देखिए, निश्चित ही आसिफ जी, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश एक युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश बन के उभरता नजर आ रहा है, जहां शिक्षा के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता है, गुणवत्ताहीन शिक्षा, महंगी शिक्षा, और उसके बाद में पूरे देश भर में अगर आप किसी प्रदेश को शिक्षा की मंडी के रूप में जानते हैं तो वो मध्य प्रदेश है, जहाँ डिग्रियां बिकती है, परीक्षा के नाम पे सालों साल छात्रों को इंतजार कराया जाता है, मोटी फीस कॉलेज वाले वसूलते हैं, उसके बाद आप रोजगार की तलाश में जब मध्य प्रदेश का युवा दर दर की ठोकरें खाता है, रोजगार के लिए प्रदेश से पलायन करना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी दंश के रूप में बेरोजगारी को झेल रहा है प्रदेश का युवा, और निश्चित ही यहाँ पे लंबे समय से युवा मांग कर रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है,
शासकीय विभागों में नौकरी करना चाहता है। 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त है मध्य प्रदेश में शासकीय विभागों में, जिनमें भाजपा की सरकार विगत कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 कर दी। ये सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के ऊपर प्रहार है। निरंतर जिस तरीके से व्यापम जैसे घोटाले हुए, इससे कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता खराब होती है, विश्वसनीयता गिरती है और मध्य प्रदेश के छात्रों का मनोबल टूटता है। आज जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा ने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए उन लोगों के लिए जो नाकाबिल थे, जो अपनी दम पे नौकरी और शिक्षा नहीं पा सकते थे, उनके लिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने वो मंडियां खोल दी जहां डिग्रियां भी बिक रही थी और नौकरियां भी बिक रही थी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिसमें पैसे देके कई नाकाबिल लोगों ने मोटे कीमत देके पद खरीदे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकारा था कि व्यापम घोटाला हुआ और उसके माध्यम से कुछ 500-700 लोगों ने नौकरी वहां पे प्राप्त की। तो निश्चित ये उन प्रतिभावान छात्रों के साथ में एक भेदभाव है, उनका मनोबल तोड़ने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। और निश्चित ही जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश का शिक्षित युवा जो है, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, वो आज रोजगार के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए अन्य प्रदेशों का रुख करता है। आज वो अपने परिवार से दूर जाके कहीं दिल्ली या महाराष्ट्र जैसी जगहों पे जाके नौकरी कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार को जैसे तैसे पाल रहा है। आज कहीं ना कहीं बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। रोजगार कार्यालय में 50 लाख से ज्यादा शिक्षित युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो आज भी अच्छे रोजगार की बाट जोड़ रहे हैं। इसी की तरह अशिक्षित जो युवा है उनकी भी संख्या, बेरोजगारी के दर उनकी भी बहुत मैं इस ज्यादा पे है। आऊंगा क्योंकि मुझे कुछ पुरानी बातें भी विवेक जी याद आ रही हैं, उन पे भी मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन इस वक्त आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और डिबेट में हमें दिनेश सिंह चौहान जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। दिनेश सिंह चौहान के पास भी हम चलेंगे। अब जरा आकाश के पास चलते हैं। आकाश, आपसे एक सवाल है मेरा। आकांक्षी युवा पोर्टल पे कहा गया, पोर्टल पे नाम दे दिया गया, आकांक्षी जिले भी हमने सुने थे, जिन जिन जिलों में स्पेशल विकास की संभावनाएं तलाशी गई थी। तो ये आकांक्षी नाम देने से कितनी उम्मीदें बढ़ेंगी, बेरोजगारों की कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी, या नाम बदलने से कुछ नहीं होगा? आसिफ, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी लगा कि नाम में क्या रखा है, चाहे उन्हें पंजीकृत बेरोजगार कहें या फिर हम आकांक्षी युवा कह लें, स्थिति तो लगभग वही बनी हुई है। राज्य सरकार का दावा जरूर है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा, 30 लाख के आसपास युवा अगर मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर आकांक्षी युवा के तौर पर पंजीकृत हैं, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने नाम बदल दिया, आकांक्षी युवा इनका नाम कर दिया, लेकिन इन युवाओं की आकांक्षा कितनी पूरी हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है। और यही चर्चा का विषय है कि नाम आकांक्षी युवा हो गया, आकांक्षा पूरी हुई या नहीं हुई, सफर लंबा रहा। पंजीकृत बेरोजगार से लेकर आकांक्षी युवा तक का सफर हमारे प्रदेश के युवाओं ने तय कर लिया, लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगी। और मध्य प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के जो मंत्री हैं गौतम टेटवाल, वो इस बात पर बहुत फोकस देकर, बहुत जोर देकर कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने पिता की दुकान पर बैठा है, चाहे वो चाय की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, तो उसे बेरोजगार सरकार नहीं मानती है, वो बेरोजगार नहीं है। आसिफ, आप समझ रहे हैं, अगर कोई बच्चा दुकान पर बैठा है तो सरकार उसे बेरोजगार नहीं मान रही है, वो रोजगार में लिप्त है। अब भले वो रोजगार पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवा के बैठा हो, चाहे वो 30,000 रुपए परीक्षा फीस देकर नौकरी की राह तलाश रहा हो। हमने देखा है कि लगातार युवा इस तरीके से परेशान हुए हैं कि एक युवा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आज चाय बेच रहा है। तो स्थिति तो गंभीर है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही है। मैंने 2 बार मंत्री जी से बात की, दोनों बार उनका जवाब यही रहा कि अगर दुकान पर बच्चा बैठ रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है। और कहीं से कहीं तक मुझे कम से कम ये बात ठीक तो नहीं लगी। अब ये देखना होगा कि जो आकांक्षी युवा मध्य प्रदेश के हैं, उनकी आकांक्षाओं पर राज्य सरकार कितनी खरी उतरती है। राज्य सरकार का दावा है कि 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अभी मैं अजय धवले जी को सुन रहा था, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि शिवराज जी ने चुनाव के वक्त एक घोषणा की थी, वन टाइम
वन परीक्षा फीस की, यानी कि वन टाइम एक बार आप परीक्षा शुल्क दे दीजिए, फिर लगातार आप परीक्षाएं देते जाइए और इससे आपके ऊपर इतना भार नहीं आएगा। लेकिन आज तक उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। बीते दिन आसिफ हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट में किस तरीके से बताया गया था कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ से अधिक रुपए बेरोजगारों से परीक्षा फीस के तौर पर वसूले और उसमें से 297 करोड़ लोक शिक्षण संचालनालय को दे दिया कि आप स्कूटी और लैपटॉप बांट दीजिए। लेकिन बेरोजगारों की परीक्षा मुफ्त में हो, ऐसी कोई राज्य सरकार के पास सवाल यही है आकाश, उस पैसे से बच्चे सरकार का खजाना भर रहा है, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप स्कूटी देते हैं, लैपटॉप देते हैं, उसके चक्कर में बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। अच्छी बात है कि बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार भी तो होना चाहिए। दिनेश सिंह चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं और आपको बता दूं कि दिनेश सिंह चौहान साहब अध्यक्ष हैं एमपी बेरोजगार युवा संघ के, या मैं यूं कहूं कि अब वो अध्यक्ष हैं एमपी आकांक्षी युवा संघ के। दिनेश जी, जब डिबेट में आप जुड़े हमारे साथ तो आप बहुत तेज कहीं जा रहे थे गाड़ी से शायद, तो मुझे लगा कि आप शायद सरकार से बात करने जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे थे विशेष? मैं एक्चुअली डॉक्टर मोहन यादव जी से बस पूछने जा रहा था कि ये आकांक्षी युवाओं के लिए क्या कुछ मतलब पेंशन वेंशन शुरू कर दिया है आपने, कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया है कि आकांक्षी युवा अलग है और बेरोजगार युवा अलग? मैं बता दूं कि जितने भी मूर्खता की सारी पराकाष्ठाएं होती है, इस सरकार ने युवाओं के साथ छल करने में कोई कमी नहीं की। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी कम छोड़ा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो जो पहली कलम जो 15 महीने में युवाओं को रोजगार पे चलनी चाहिए थी तो कहीं और चल रही। लेकिन जब सबसे बड़ी मुद्दा इस बात का है कि जिसकी सरकार हो, जो पिछले कई सालों से सत्तासीन है और हर बार युवा उसके बस फर्स्ट एजेंडे में रहता है कि बस अब इस दिसंबर तक आप समझिए कि 1 लाख भर्ती होने ही वाली है। मुख्यमंत्री बदल जाता है पर 1 लाख भर्तियों की कभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और उसके बाद बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं कि आप बेरोजगार युवाओं को टेंशन मत लीजिए, अब आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फॉर्म भरेंगे ओटीआर करेंगे आपका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होना, अब आपको फीस नहीं देनी। लेकिन इतना लीचड़ व्यापक जिसको बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पता नहीं कितने लोगों ने कोशिश की है और कितने लोग मरे गड़े, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मैं हमारे अजय धवले जी बैठे हैं वो भी एक युवा है और मैं भी एक युवा हूँ, साथ में विवेक त्रिपाठी आदरणीय भाई सब बैठे हुए और हम सब लगभग युवा हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपने घर की वो चक्की के वो पहिए हैं, जब चलेंगे तो पूरा घर चलेगा और हम डूबेंगे तो पूरा घर डूबेगा। और अच्छा, आज दिनेश जी, मुझे जरा एक दो सवाल आपसे और पूछने थे। पहली बात यह कि एक तो सर ये बताइए कि दुनिया में जितने संगठन हैं, वो चाहे धवले साहब की पार्टी हो, विवेक जी की पार्टी हो, मैं हूं, आकाश हो, हम लोग तो ये चाहेंगे कि हमारा संगठन फले फूले, आगे बढ़े, संख्या बढ़े। आप शायद अकेले अध्यक्ष होंगे जो आप कहते होंगे कि भैया मेरा संगठन ना ही बढ़े तो बेहतर है, तो पूरी दुनिया में शायद आप अकेले अध्यक्ष होंगे ऐसे किस संगठन के। तो पिछले कुछ महीनों में आपका संगठन बढ़ा है कि घटा है? मैं चाहता हूं कि मेरा पद छीन लिया जाए और ये कह के छीन लिया जाए कि भाई अब बेरोजगार हैं तो अरे तो कम से कम आपके पास एक पद तो है, आप तो उसे भी चाहते हैं कि वो चला जाए। शेख साहब, मैं आपको बताऊं ये पद ऐसा इतना भार वाला पद है। अभी रिजल्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई चरण होंगे साहब। नोटिफिकेशन के लिए पहले हमें आंदोलन करना है, उसके बाद एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन करना है, रिजल्ट जारी करवाने के लिए आंदोलन करना है और उसके बाद मेरिट में आने के बाद हमें मेरिट से बाहर किया जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन करना है या कि फिर कोर्ट का रास्ता देखना है। तो कई इसके चरण हो चुके हैं साहब। और यहाँ पर आज जैसे साहब ने बताया कि शायद 20 लाख 30 लाख क्यों, ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है और सबसे यंग आबादी, आप उनको क्यों नहीं इंक्लूड करते कि जो स्कूल नहीं जा पाए उनको क्यों नहीं इंक्लूड करते, जो स्कूल और कॉलेज से मेरिट आपका यहाँ इस डिबेट में होना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अजय धवले साहब के लिए मैं पूछ लेता हूं। धवले साहब, आप देख लीजिए, आप जिन्हें आकांक्षी मानते हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि उनका एक व्यापक संगठन है, आपके सामने बैठे हैं उसके प्रतिनिधि। आसिफ जी, शुरुआत में मैंने कहा कि सरकार के इंटेंट पर यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए कि सरकार की मंशा ही नहीं है, तो मुझे लगता है सारे जो भरसक प्रयास किए जाएंगे या सारे जो प्रस्तावित प्रयास है वो सारे बेमानी दिखने लगेंगे। लेकिन मूल रूप से जो प्रश्न है और दिनेश जी की जो चिंता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं या मध्य प्रदेश का ऐसा यूथ जिसको कहीं ना कहीं रोजगारों के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है, उनके साथ में मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है और भरसक प्रयास भी कर रही है। हमने हमारे इंटेंट इस पर किया कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर प्रमुख ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट लाना ही है, लेकिन दूसरा जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है कि मध्य प्रदेश में रोजगारों का सृजन करना है,
कहीं ना कहीं सरकार इस बात के प्रति गंभीर है, इस बात के प्रति चिंतनीय विचार भी कर रही है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके पास में रोजगार होना। अब दूसरा जो प्रश्न कि हम लोगों को, जैसे विवेक जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ये कल्चर आया है, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि हमें जो विरासत मिली है मध्य प्रदेश में, कॉन्ट्रैक्ट कल्चर जिन्होंने लाया वो विरासत में हमें मिली। मध्य प्रदेश में 20 वर्षों में हमने स्टेबिलिटी देने का काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। तो जो सरकार का प्रमुख फोकस होता है कि देखिए सरकार के पास में दो प्रमुख विधायी अंग होते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात करें या भारतीय जनता पार्टी की किसी अन्य राज्यों की सरकार की, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो वेलफेयर स्टेट की फिलोसफी हमने अडॉप्ट की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको लेटर एंड स्पिरिट पे इंप्लीमेंट करने के लिए लगती है। अब जब आप ऐसी फिलोसफी को लेटर एंड स्पिरिट पे इंप्लीमेंट करते हैं, दूसरी तरफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है। आज जब आप उद्योगों को लाने के लिए अच्छी सड़क, अच्छे बिजली की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता ये नहीं कराएंगे तो मध्य प्रदेश में उद्योजक नहीं आएंगे। 20 वर्षों में हमने इन सारी बातों पर फोकस किया। अब आने वाला जो ये वर्ष 2025, इसको माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। सरकार का ये पूरा का पूरा जेन्युइन प्रयास है। और आसिफ जी, आपको भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ, मेरे मित्र विवेक जी को भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ, दिनेश जी को भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ, और आकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम जब जब युवाओं इस बात के प्रति संकल्पित हो जाएंगे सरकार से हमें अच्छे इंटेंशन से काम करवाना है, और मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ये ऐसे संकल्पित व्यक्ति हैं, इन्होंने ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में जो 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है इसको धरातल पर उतारेंगे। जितनी जल्दी ये धरातल पर आएगा सर उतना बेहतर रहेगा तमाम बेरोजगारों और आकांक्षियों के लिए। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए, जब आप पिछले सवाल के जवाब में आंकड़े, तंज, तथ्य सब दे रहे थे तो मेरे मन में सवाल यह आया कि जब 15 महीने की आपकी सरकार आई थी तब तो वादे आपके भी बहुत सारे थे, फिर आज क्योंकि हजारों लाखों आज ये बेरोजगार देख रहे हैं इस डिबेट को, अब बेरोजगार कहूं कि आकांक्षी कहूं वो अलग बात है, मुद्दा एक ही है। उस वक्त ढोर चराने, बैंड बजाने, ये इनकी बातें भी हुई थी, तब बीजेपी ने आपको जम के घेरा था कि आपने सपने दिखाए थे तारों की और आप ढोर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे थे। और जब चुनाव हुए दोनों, दिल्ली के भी और भोपाल के भी, तो फिर उसमें आपको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा चुनाव से पहले देश के बेरोजगार युवाओं को एक झूठा सपना दिखाती है। केंद्र में भाजपा ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम देंगे, वैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि हम जो शासकीय विभागों में रिक्त पद हैं उन पे भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करेंगे। 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा, ऐसा वादा शिवराज सिंह चौहान जी करके गए थे। शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए, उनने भी शपथ लेने के बाद में कहा कि 1 साल के अंदर मैं 1 लाख से ज्यादा शासकीय रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। निरंतर वादे पे वादे किए जा रहे हैं, युवाओं से वोट ले लिए जाते हैं, वादों को पूरा नहीं किया जाता। लंबे समय से मध्य प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में परेशान है, प्रदेश से पलायन करके अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है। आज निश्चित ही मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की जगह उनको कमाई का जरिया बना लिया है। व्यापम प्रतिवर्ष हर 2-3 महीने में परीक्षाएं कराती है, उन परीक्षाओं के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करती है। कई बार परीक्षाओं के या तो परिणाम नहीं आते और परिणाम आ जाते हैं तो नियुक्ति नहीं मिलती है। लंबे समय तक नियुक्ति के लिए संघर्ष किया जाता है। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यालय के बाहर महिलाओं ने अपना मुंडन करा लिया सिर्फ इस वजह से कि वो भर्ती परीक्षा पास होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रही है। लंबे समय से उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। संविदा शिक्षक की वो परीक्षा थी जिसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण करी, परंतु उनको नियुक्ति नहीं दी गई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आज भी कई विभाग ऐसे हैं जिनकी भर्ती परीक्षा को हुए एक लंबा समय हो गया परंतु उसमें नियुक्ति नहीं दी जा रही, जिसके चलते मध्य प्रदेश के युवा हताश हैं। कई युवा ऐसे हैं जो लंबे समय से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं परंतु प्रतियोगी परीक्षा ना होने की वजह से वो ओवर एज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमित शाह जी ने कहा था कि पकोड़ा तलिए, तो ये प्रदेश में भाजपा चरितार्थ करने पे कहावत को उतर आई है और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। एक इस पूरी समस्या का हल ये है कि जो लंबे समय से रिक्त पद हैं शासकीय विभागों को, अगर उनमें भर्ती प्रक्रिया खोल दी जाए तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के युवाओं को उससे लाभ होगा। मैं इस पे आता हूं कि बस क्योंकि मुझे इसी से जुड़े हुआ भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना है। विवेक जी एक मिनट विवेक जी। आकाश, एक इसकी वजह, बढ़ते हुए आकांक्षियों या बेरोजगारों की वजह, आप सियासी ऐलान घोषणाओं को भी मानते हैं क्या? ओबीसी को इतना प्रतिशत आरक्षण देंगे, एसटी को इतना दे देंगे, एससी को इतना दे देंगे। और ये सवाल केवल बीजेपी से नहीं, कांग्रेस, हमारे यहां जितनी पार्टियां लड़ते हैं सबके लिए है ये सवाल।
होता यह है कि आप घोषणाएं कर देते हैं, नतीजा वो जाके मामला कोर्ट में फंसता है, फिर वो आरक्षण की प्रक्रिया वहां अटक जाती है, फिर आपकी निकाली हुई भर्ती, आपकी तय तारीख, उसे आपको पोस्टपोन करना पड़ता है क्योंकि मामला सब जुडिस हो जाता है, और फिर इसी चक्कर में कई लोग उनकी एज लिमिट खत्म हो जाती है, वो आयु से परे चले जाते हैं। 20-50 केस तो मैं स्वयं जानता हूं इस तरह की जो शिकायतें हमें मिली। तो ये भी एक मसला आपको लगता है क्या कि बेरोजगारी बढ़ाने में ये फैक्टर होता है? देखिए, इसका बहुत सटीक जवाब है आसिफ। मध्य प्रदेश में अभी 87-13 का फॉर्मूला चल रहा है। ये सिर्फ आरक्षण के फेर में हुआ है, घोषणाओं के फेर में हुआ है। 87-13 का फॉर्मूला क्या है? 87% रिजल्ट जारी होंगे, 13% रिजल्ट होल्ड पर रहेंगे। हाँ। मामला हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लंबे वक्त से ये चल रहा है। 13% जो रिजल्ट होल्ड है, उन उम्मीदवारों की गलती क्या है ये उनको भी नहीं पता है। उनके रिजल्ट होल्ड होते जा रहे हैं। लगभग परीक्षाओं में जो पीएससी करा रही है, एमपीपीएससी करा रही है, कुछ परीक्षाएं व्यापम की भी हैं, उनमें यही स्थिति है। उन 13% युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। घोषणाएं पहले कर दी गई। मैंने एक घोषणा का पहले भी जिक्र किया, जिसमें एक बार परीक्षा फीस का वादा किया गया था, ठीक चुनाव के पहले। उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये भी एक राहत देने का तरीका हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, कई बार युवाओं को लुभाने के लिए सरकारें इस तरीके की घोषणाएं करती हैं, लेकिन जब उस पर अमल नहीं होता है तो निश्चित तौर पर युवाओं का मनोबल भी कम होता है। अब अजय धवलेती थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार की मंशा पर हम सवाल उठाएंगे, ठीक नहीं है, तो हम बिल्कुल मंशा पर सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं, जिनसे हम रोज मिल रहे हैं, डीपीआई की जो प्रोसेस है उसको लेकर जितने पद हैं, उससे जितने पद खाली हैं उससे कम पदों पर भर्ती हो रही है। मेरे पास कम से कम 1.5 साल से लगातार फोन आ रहे हैं कि वर्ग 1 में ये दिक्कत है, हमारी भर्ती नहीं हो रही है, ओवर एज हो रहे हैं। लगातार इस तरीके से हमें एक विभाग की बात है, लोक शिक्षण संचालनालय की, 1 साल से लगातार अभ्यर्थी फोन करते हैं कि हमारी इस खबर को उठा दीजिए, हमारी इस खबर को मुद्दा बना लीजिए, क्योंकि वो परेशान है, उनका समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल सरकार नौकरी दे भी रही है, ऐसा नहीं कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन नौकरी ना मिलने वालों की संख्या जो हमें कम से कम आकांक्षी युवा के तौर पर दिख रही है वो 30 लाख है। 30 लाख कम लगता है। अगर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि उससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा लोग बिना पंजीकृत हैं, तो ये समझिए कि कितनी बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए और युवाओं के लिए। खासतौर पर वो युवा जो गांव देहात, बालाघाट, डिंडोरी, इन जगहों से भोपाल पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनका 5,000-7,000 रेंट खर्च होता है, 30,000 रुपए वो परीक्षा फीस के तौर पर दे रहे हैं। इसके बाद रिजल्ट अटक जाए, 87-13 के फॉर्मूले में वो फंस जाएं, और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो पेपर लीक का आरोप लग गया या फिर कई गड़बड़ी के आरोप लग गए, तो इन युवाओं का क्या होगा? इनका मनोबल अगर देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो बच्चे 12th में हैं, 11th में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, सरकार उन्हें अपनी तरफ से स्कूटी, लैपटॉप ये सब दे रही है। इससे एक प्रोत्साहन आता है युवाओं में कि हमको अच्छा पढ़ना है, हमको लैपटॉप लेना है, हमको स्कूटी लेनी है। लेकिन उसके बाद क्या? सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है। आप प्रोत्साहित हो गए, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, आप मेरिट में आ गए, आपने लैपटॉप ले लिया, स्कूटी ले ली, अच्छी मार्कशीट ले ली, अब वो ढूंढ रहे हैं रोजगार। अब सवाल मेरा ये है कि क्या इस तरह का माहौल आप पाते हैं कि व्यक्ति अपना काम शुरू कर सके? जैसा कि पीएम भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनिए। देखिए सर, मैं यहाँ पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, क्या इनके पास एक लिस्ट है जो ये बता सके पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री युवा जो योजना चली थी कि उनको जो है क्या दिया जाएगा, उद्यम के लिए पैसे दिए जाए, कितने युवाओं को मिला? अरबों रुपए झोंक दिए गए मात्र उसके होर्डिंग्स में, और अरबों रुपए नहीं दिए गए क्या युवाओं को रोजगार के लिए चलाना? ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी लेने वाला कोई नहीं है। अरे कहां से मिलेगा उसको रोजगार? ये जितने होर्डिंग्स इन्होंने बताया कि आप जाइए, आपको ये युवा योजना में इतना मिल जाएगा, आप इनके पास एक डाटा आज तक अभी जारी किया? मैंने आरटीआई लगाई है, आज तक एक आरटीआई का जवाब नहीं आया। 64 विभाग हैं, 2 लाख पद रिक्त हैं। अगर अकेले शिक्षक विभाग की बात करी जाए, लोकसभा में खुद सरकार ने जवाब दिया था कि 1.5 लाख पद खाली है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर। तो आप भरे क्यों नहीं उन पदों को? आप मत दीजिए 1 करोड़ को, जो अरे कम से कम जो आवश्यक उसको दीजिए। आप संविदा कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जी। ये सोच रहे हैं कि संविदा कराओ, जूतों में पालिश करवाओ, जिस दिन मन न करे लातमा की बात कर दो। दिस इज ए लाइफ। ये आप बनाना चाह रहे हैं एमपी को, मध्य प्रदेश को। आप चाहते हैं कि जो युवा है वो इतना गुलामी तरीके से आ जाए, वो अधिकारियों की गुलामी करे, नेताओं की गुलामी करे,
वो कभी भी पढ़ाई लिखाई करके जिस योग उसने अपने पढ़ाई किया, डिग्री दिया, उस योग उसे जॉब नहीं देंगे। आप अभी उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल करीजन द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने रिपोर्ट किया था आकाश जी ने, जाकर के शाहजहानी पर हमने सीएम आवास में घिराव किया था 6 तारीख को 2023 का रिजल्ट 2025 में तब जारी हुआ जब हम दोनों ने आंदोलन किया। ये कितनी मूर्ख है सरकार, और सबसे बड़ी मूर्ख है विपक्ष। अरे काहे को विपक्ष में तुम बैठे हो, काहे की सब विधायक है तुम्हारे, थोड़ा सा 1 मिनट शब्दों पर जरा सा ध्यान रखिएगा। दिनेश जी, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। शैडो गवर्नमेंट सर मैं पूरी बात कहूंगा ताकि विवेक साहब जो है ये बात बोले, ये वीडियो को चलाएं, उन विधायकों को चलाएं कि किस लिए बैठे हो आपको सर सैलरी मिल रही है, आपको पेंशन मिल रहा है, अरे बैठ जाओ सीएम आवास के बाहर, किस बात का डर है। जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी कहती थी जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब आप क्यों बैठे हो? इतना बड़ा संगठन एनएसयूआई का, इतना बड़ा संगठन युवा फलाना, तो क्या विवेक जी आपकी कोशिशों में कमी है बतौर विपक्ष? अगर सर मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे विवेक जी। बोलना पड़ रहा है विपक्ष के होते आसिफ जी, निरंतर हम बेरोजगारों की आवाज को उठा रहे हैं, परंतु ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य का संरक्षण नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उज्जैन में रिकॉर्डेड बताना चाहता हूँ, उज्जैन में जिला सत्र न्यायालय में भर्ती चपरासी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया खोली जाती है। पीएचडी होल्डर, एमबीए करने वाले व्यक्ति अगर उस चपरासी के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को यह नहीं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। यहाँ शिक्षित युवा अपने परिवार के लालन पालन के लिए अच्छा रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। 20 साल के अपने शासनकाल में 10 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जिनको ढोल धमाके के साथ भाजपा ने शुरू तो किया, परंतु कब बंद कर दिया, मध्य प्रदेश के युवाओं को उसका सीधा लाभ ही नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रियाओं में जड़ जमा चुका है, उसका उदाहरण आप देखिए। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन दिनेश जी को शिकायत थी कि आप पुरजोर तरीके से सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। खैर, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी आप रोजगार दिलाएं और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप रोजगार दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। दिनेश जी की जिम्मेदारी फिलहाल ये है कि जो वो कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो उठाते रहें, और यही काम मेरा और आकाश का भी है। हम भी ये काम पुरजोर अपनी पूरी ताकत के साथ करते रहेंगे। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, माफ़ी चाहूँगा मैं, और आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा अभी। बहुत धन्यवाद है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी, अजय जी, दिनेश जी और आकाश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।